हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपने इसके पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने सीखा है कि हम लोग किसी भी अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसे वापस से इंटीग्रेट करके उसी फंक्शन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, विच वॉज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब उसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें एक हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आता था। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल दैट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास नहीं आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज मान लीजिए एक मैंने एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रखा है जिसको मुझे बिटवीन टू लिमिट्स x इक्वल्स टू एन एक्स इक्वल्स टू बी, इन दोनों लिमिट्स के बीच में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। सबसे पहली बात कि कभी भी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक बिटवीन लिमिट की जाती है, किसी एक डेफिनिट लिमिट के बीच में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी के बीच में इस एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू विल बी एरिया अंडर दिस कर्व। ये जो कर्व हमने बनाया है, इस कर्व और ये एक्सिस जो है हमारी नीचे वाली एक्सिस, इसके बीच का जो एरिया होगा उसका एल्जेब्रिक सम विल बी आर आंसर। ठीक है। जो एरिया मैंने शेड किया है उसका एल्जेब्रिक सम विल बी माय आंसर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये हुआ, देखिए आप ये वाला एरिया निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दिस विल बी पॉजिटिव एरिया। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है वो नीचे है तो दिस विल बी नेगेटिव एरिया, और ये ऊपर है तो दिस विल बी पॉजिटिव एरिया। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी इन तीनों एरियाज का एल्जेब्रिक सम। दैट इज अगर इसे मैं a1 से डिनोट करता हूं ये पॉजिटिव आएगा, इसे अगर मैं a2 से डिनोट करता हूं तो ये नेगेटिव आएगा, और इसे मैं a3 से डिनोट करता हूं तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो दिस विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3। खुद ब खुद इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद नेगेटिव लाके इसको इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमें कंक्लूड की जाएगी। या फिर इसको अगर ऐसा लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर दिस इज मॉडुलस ऑफ a1 माइनस मॉडुलस ऑफ a2। अभी स्पष्ट दिखता है कि हम ये वाला एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल बी मॉडुलस ऑफ a3। ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी कर्व का विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस हमें एरिया अंडर द कर्व का बताता है, और वो भी एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्मेट में। एल्जेब्रिक समेशन क्या हुआ, आई हैव टोल्ड यू जस्ट, मैंने आपको तुरंत अभी बताया। ठीक है। तो ये तो होगी ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात। अब कहते हैं कि सर मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है, कैसे करते हैं? तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है जिसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो इसे अगर हमें एक डेफिनेट इंटरवल में इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम ए टू बी, एक डेफिनेट इंटरवल में हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एफ, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी था और इस पे मैं लिमिट्स लगा दूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लोअर लिमिट, और इसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है। ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। वैसे ही यहां पर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाती है। तो जब हम इंटीग्रेट करने के बाद वापस से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर वैल्यू पुट करने की बात करें तो आप सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं विच इज एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस इसमें आप लोअर लिमिट पुट करते हैं विच इज एफ ऑफ ए प्लस सी। अब इसके साथ फायदा क्या होता है कि आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों जगह से सी कट जाएगा। ठीक है। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इट इज नो मोर, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, जिसके वजह से ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट नहीं रह जाता है, इसकी एक डेफिनिट वैल्यू हमें पता चल जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डेफिनिट इंटीग्रेशन। होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके समझ आया होगा। एज लिख लेते हैं यहां पे, देयर इज no arbitrary constant, hence the the integration is called as
डेफिनिट, ठीक है, दैट्स वाई हम इसे डेफिनिट कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर देखिए डेफिनिट तो आपने बता दिया, आप कब कब हम लोग ये इंटीग्रेशन इस टाइप के पॉसिबल होते हैं, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऑफ fx इज ओनली पॉसिबल व्हेन fx is continuous in a to b, दिस इज a to b। अगर fx जो है हमारा वो a to b में कंटिन्यूअस होता है तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। अगर कंटिन्यूअस ना हो, ब्रोकन हो कहीं पे फंक्शन, तो उस केस में हम लोग स्प्लिटिंग द लिमिट्स का यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे अभी सीखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट इंटीग्रल। फाइनाइट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन यहां से डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा इनफाइनाइट और एक हो जाएगा फाइनाइट। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको सपोज एक रैंडम ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं और कुछ ऐसा फंक्शन हम प्लॉट करते हैं जो आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए हमें बोला जाए कि इस फंक्शन fx को आप इंटीग्रेट कीजिए। दिस फंक्शन fx इज आस्क्ड टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, सपोज ये 1 है, 1 टू इनफाइनाइट। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मालूम है एरिया अंडर द कर्व कितना आने वाला है। एरिया अंडर द कर्व विल बी अल्टीमेटली इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आती है, इसीलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं और उसका इंटीग्रल हम जनरली कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें ही एक बात और आ जाती है कि अगर ऐसा फंक्शन हो, अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ड्रॉ करूं जो कि जैसे ऊपर वाला फंक्शन हमने ड्रॉ किया था, जो कि ऐसा कोई ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है सपोज, फिर चलिए नीचे आ जाता है, फिर और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे किसी भी गिवन इंटरवल में, कहीं से भी कहीं, सपोज यहां से यहां हम लोग करते हैं, तो ये एक बाउंडेड है, एक बाउंड्रीज के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है। इसका कोई इनफाइनाइट वाला ओपन एंड नहीं है, ये बाउंड्रीज के बीच में बंधा हुआ है। या फिर बिट फ्रॉम ए टू बी में कहीं भी ये खुद को इनफाइनाइट नहीं बनाता है। तो उसलिए ऐसे इंटीग्रल को वी कॉल इट एज, अगर ये जीएक्स फंक्शन है तो दिस इज फाइनाइट इंटीग्रल। इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो उसे हम लोग फाइनाइट बोलेंगे। अभी जैसे चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको tan x का एग्जांपल दिखाता हूं। हमें मालूम है कि tan x का ग्राफ कैसा होता है। देखिए tan x अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो tan x का ग्राफ कुछ हम लोग ऐसा प्लॉट करने वाले हैं, छोटा सा बना रहे हैं साइड में ताकि हमें बस एक आइडिया मिल जाए। तो इसका अगर एरिया हमें निकालने को बोला जाए, देखिए तो इस ग्राफ का अगर एरिया हमें निकालने को बोला जाए चलिए कि आप 0 टू पाई तक एरिया निकालिए, तो यहां पे एक फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहां पे टूट गया, पाई बाय 2 पे द फंक्शन इज ब्रोकन, पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन टूट गया। तो अगर मैं एरिया यहां से निकालने जाऊं, ऐसा 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 ऐसे कैलकुलेट करने जाऊं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट की ओर जा तो रहा है, वैसे इसकी वैल्यू जो फंक्शनल वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले का एरिया हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, और इधर भी इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनाइट इंटीग्रल नहीं, ये भी इनफाइनाइट इंटीग्रल के केस में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसे इंटीग्रेट करना है तो वी कैन इंटीग्रेट इट बाय ब्रेकिंग, इसको ब्रेक करके दो पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज ऐसे कह सकते हैं कि 0 टू आप पाई बाय 2 माइनस में इंटीग्रेट कर लीजिए tan x को, और फिर पाई बाय 2 प्लस से पाई तक इंटीग्रेट कर लीजिए tan x को, ठीक है। अल्टीमेटली क्लियर है फिगर से कि इसका आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। लेकिन बस इतने का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, फाइनाइट। इतने का बस, सॉरी इनफाइनाइट, इतने का बस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, वो भी नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट, उसको भी इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां से यहां तक का एरिया हमें निकालने के लिए पूछा गया है कि बताइए, तो आप उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस होता है तो वी स्प्लिट द लिमिट, ठीक है।
होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बातें समझ में आई होंगी कि कैसे फाइनाइट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट किसे कहते हैं। इन दोनों टाइप के इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात आती है कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस की जो कि देखने में तो इनफाइनाइट लगते हैं लेकिन इनफाइनाइट इंटीग्रल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो मैंने आपको ग्राफ प्लॉट कर रखा है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/x²। अब y इक्वल्स टू 1/x² का मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ठीक है, और इसमें हमसे बोला गया है कि आप x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक मुझे इंटीग्रेट करके बताइए, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए, एक जो बाउंड्री है x की वो इनफाइनाइट को जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि दूसरी बाउंड्री पे इनफाइनाइट की ओर जाता हुआ हमसे क्वेश्चन पूछा जा सके। मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये ग्राफ इधर से भी ऐसा होता। ठीक है, इधर से भी ऐसा होता तो, और हमें बोला जाता कि इस पूरे इंटरवल में कीजिए, तो इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाता, हम इसे तोड़ के इंटीग्रेट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर कोई भी एक लिमिट, आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कोई सी भी एक लिमिट इनफाइनाइट को टच करती है, ठीक है, इनफाइनाइट की ओर टेंड करती है, या फिर फंक्शन को इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करती है, जैसे कि tan x वाले फंक्शन की बात कीजिए। ठीक है, tan x वाले फंक्शन की बात करें तो 0 टू π/2 के बीच में ही वो खुद को इनफाइनाइट बनाने चला जाता है। ठीक है, तो आइदर एक लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रही हो या फिर दोनों टेंड कर रहे हो, या फिर उस बीच में फंक्शन खुद को इनफाइनाइट की ओर पहुंचाने लगे, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलते हैं। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वी टेक हेल्प ऑफ लिमिट्स टू सॉल्व देम। अब देखिए, जैसे कि ये मैंने इंटीग्रल लिख रखा है, दिस इज 1/x² और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे अगर सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक लिमिट। हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उसके बाद अंदर इंटीग्रेशन चलेगा 1 टू n, दिस इज 1/x².dx। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है क्वेश्चन का, अदरवाइज ये तो ऐसे आप डायरेक्ट भी करेंगे तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब भी कोई सी भी एक लिमिट इनफाइनाइट को टेंड करे और वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है, तो उस केस में वी टेक हेल्प ऑफ लिमिट। ठीक है, तो अगर आप इसे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1/x विच इज हैविंग लिमिट्स फ्रॉम 1 टू n। अब क्या करिए, लिमिट यहां पे पुट कीजिए। अगर लिमिट पुट करूंगा मैं तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड हियर वी हैव -1/n, और फिर यहां पे दिस विल बी माइनस माइनस +1। और अगर आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे यहां पे तो दिस विल बी 0, तो द फाइनल आंसर विल बी 1 ओनली। तो देखने में तो लगता है कि इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन ये इनफाइनाइट रियलिटी में नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। ओके, होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। अब चलिए आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, लिमिट्स पुट कैसे करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक आसान सा मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है इनका इंटीग्रेशन लिखना आता है, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं x² का इंटीग्रेशन लिखूं तो दिस विल बी x³/3, और 3 का इंटीग्रेशन लिखूं तो दिस विल बी 3x। और यहां पे जो लिमिट्स है हमारे पास, वी हैव फ्रॉम 1 टू 2। तो हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो आइए पहले अपर लिमिट पुट की जाए यहाँ पे, तो दिस विल बी 8/3 प्लस दिस विल बी 6। नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग, माइनस दिस इज 1/3 और इसको पुट करेंगे तो दिस विल बी 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आई एम राइटिंग 8/3 माइनस 1/3 प्लस 6 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3 और ये हो जाएगा हमारे पास +3। तो इसको जब आप क्यूमुलेट करेंगे तो दिस विल बी 9 + 7, दिस इज 16/3। 9 + 7 is 16/3। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ अभी हम लोग आगे ढेर सारी चीजें सीखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रॉपर्टीज। अगर हमें प्रॉपर्टीज पे कमांड है तो वी विल हैव द कमांड ऑन द चैप्टर एज वेल। चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।